कक्षा का प्रारंभ करते हैं। गायत्री महामंत्र के उच्चारण के साथ में सभी सस्वर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम। यहाँ उपस्थित साधक सभी साधक मित्रों को प्रणाम। मेरा नाम शरद निगम है। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान में रहता हूँ और ये पंचकोशी योग विज्ञान में ये 5वां साल है। आनंदमय कोश की साधना का और साधना पिछले 5 वर्षों से काफी साधना में बाबूजी के मार्गदर्शन में नई नई चीजें सीखने जानने समझने को मिल रही है। तो आज का हमारा विषय तन्मात्रा साधना का है। मैंने अभी गायत्री मंत्र को एक थोड़ा अलग तरीके से इसका गान किया। ये पर्पजली गान किया कि अभी तक जो प्रचलित तरीका था हम देखते थे कि जिस प्रचलित तरीके से हमने गाते आए हैं उससे थोड़ा सा हटकर था। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ मित्रों के मन में ये भाव आया होगा, अरे ये किस तरह से गाया, या कुछ के मन में ये भाव आया होगा कि ये तो प्रचलित तरीका नहीं है। कुछ के मन में ये भाव आया होगा कि हाँ ये भी अच्छा था, और कुछ के मन में ऐसा होगा कि किसी प्रकार का कोई भाव नहीं आया होगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये था कि जिस समय में वो गान किया जा रहा है हमारी तन्मयता उसके साथ में बनी या नहीं, और उस जगह पर हुआ क्या कि हम उसके विश्लेषण में लग गए कि ये मंत्र ऐसा है, ये इस तरह से गाया है, या जो भी उसके संबंध में बातें आई हम मस्तिष्क में वहां लग गए। तो यहाँ वो तन्मयता छूट गई, महत्वपूर्ण भाग छूट गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने बचपन से हम गायत्री मंत्र को उस तरह से सुनते चले आ रहे हैं, उसकी खास प्रकार से इसको जब राग में गाया जाता है तो उसी तरह से इसे गाया जाएगा। तो हमने हमारे मस्तिष्क में उन मान्यताओं को बिठा लिया, उन धारणाओं को बिठा लिया। तो बस अभी भी हमने ये सोचा, उसी के आधार पर हमने चीजों को का विश्लेषण प्रारंभ कर दिया है तुरंत ही। और अननोइंगली ये सब चीजें अननोइंगली होती है बिना हमारी जानकारी के। तो और जबकि होना वही चाहिए था कि तन्मयता आनी चाहिए थी। वहां तो मरा मरा के भी जब निर्वाण को पा लिया तो फिर राग बदलने में क्या था अंतर? मुख्य तो तन्मयता ही थी। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था, ये बात हम देखते हैं। तो यहाँ समझ में आता है कि यहाँ आवश्यकता होती है तन्मात्रा साधना की। ये शब्द तन्मात्रा का एक छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने एक रखने का प्रयास किया था। तो हमारा ये विषय भी आज का तन्मात्रा साधना ही है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताया है कि गायत्री का तीसरा मुख मनोमय कोश है, और मनोमय कोश के अंतर्गत ही तन्मात्रा साधना आती है। तो मनोमय कोश का जो विषय है वो मन की साधना का विषय है। मन के कुसंस्कारों को हटाने का विषय है, मन को सुसंस्कारित करने का, या मन को वशवर्ती बनाने की जब बात करते हैं, या मन को मित्र बनाने की जब बात करते हैं, तो वो सारे विषय मन से संबंधित इस मनोमय कोश में आते हैं। और उसके संबंध में 4 प्रकार की साधनाएं बताई गई है, जप, ध्यान, ताटक और तन्मात्रा। उसमें से जो तन्मात्रा साधना है यही हमारा आज का विषय है। कोशिश करूंगा कि इसको आधे घंटे के सेशन में अपनी बातें रखने की, क्योंकि इसके बाद का आधे घंटे का जो अगला सेशन रहेगा वो आदरणीय संजय जी भाई साहब का रहेगा। तो थोड़ी सी कोशिश, स्पीड भी थोड़ी सी फास्ट रहेगी। तो जब हम बात करते हैं तन्मात्रा की, क्योंकि ये तन्मात्रा जो है एक जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया का के अंतर्गत भी 24 तत्वों में से ये 5 तत्व हैं, इनसे मिलकर ये सृष्टि बनी है। तो एक बार एक छोटी सी हम संक्षिप्त दृष्टि इस सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया पर डालते हुए चलते हैं, तो इससे इस तन्मात्रा के स्वरूप को समझने में हमें सुविधा होगी। तो जब सृष्टि निर्माण की इस प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रकृति से जो पहला तत्व आया
वो प्रकृति से महत्त्व आया, महत्त्व से अहंकार बना, अहंकार से फिर प्रकृति अपने आप को 3 भागों में विभक्त करती है, जिसमें से एक भाग सत हो जाता है, एक रज हो गया और एक तम हो गया। इसे हम सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण कह देते हैं। यहीं से त्रिगुणमयी प्रकृति का स्वरूप हमें समझ में आता है। तो इसका जो सतोगुण वाला भाग है, उस सतोगुण भाग से मन की उत्पत्ति हुई, मन से आगे पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, उससे आगे पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति। पंच ज्ञानेंद्रियां क्या है? यही आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। और इसी से आगे पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, हाथ, पैर, जनेंद्रियां, मल द्वार या वाक, वाणी। तो ये प्रक्रिया इधर से पूरी हुई। और जो इसका तम भाग था, प्रकृति का जो तम भाग है अहंकार का, तो उससे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। उन पंच तन्मात्राओं से आगे पंच तत्वों की, जिन्हें हम पंचभूत भी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। यह पंच तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इनसे जिन तन्मात्राओं से उनकी इन तत्वों की उत्पत्ति हुई है, उन तन्मात्राएं हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो इसको गुरुदेव ने बताया है कि ये तन्मात्राएं इन स्थूल तत्वों का सूक्ष्म स्वरूप है, और यह तन्मात्राएं इन स्थूल तत्वों का विषय है। क्योंकि तम की अलग अलग मात्राओं से इनका निर्माण हुआ है, तो इसलिए इनको तन्मात्रा कर दिया जाता है। अब और ये हर एक तन्मात्रा अपने अलग अलग तत्व से को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आकाश है, आकाश की तन्मात्रा शब्द हुई, अ, वायु की तन्मात्रा स्पर्श हुई, अग्नि की तन्मात्रा रूप हुई, जल की तन्मात्रा रस हुई, और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध हुई। इससे आगे जब हम ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्र के माध्यम से ही इनके बारे में हमें समझ बढ़ती है। इन तन्मात्राओं के संबंध में हमें ज्ञान मिलता है। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय है, ये इनका क्या संबंध है, इसको भी एक बार देखते हुए चलते हैं। आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द हुई, और शब्द ग्रहण करते हैं हमारे कान, तो इसका संबंध कान से हुआ। वायु की तन्मात्रा स्पर्श हुई, और इसको त्वचा के माध्यम से हम महसूस कर पाते हैं, तो इसकी ज्ञानेंद्रिय का संबंध इस तन्मात्रा से हुआ। अ, अग्नि की तन्मात्रा रूप हुई, और इससे ग्रहण करते हैं हमारे नेत्र। जल की तन्मात्रा रस हुई, इससे ग्रहण करती है हमारी जीवा। और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध हुई, इसे ग्रहण करती है हमारी नासिका। तो इस तरह से इनका आपसी संबंध है। और जब ये पंच ज्ञानेंद्रियां इन पंच कर्मेंद्रियों के संपर्क में आती हैं, अ, तभी हमें संसार की अनुभूति होती है। अ, हम जैसे व्यक्ति से मिले, हमने देखा ये कोई अंधा व्यक्ति है, यदि हम उससे पूछें कि जीवन कैसा है, संसार कैसा है, तो वो बोलेगा ये अंधकार में है। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो उससे पूछेंगे तो वो तो इशारों में अपनी भाषा में जो को समझा पाएगा वो समझाएगा। कोई व्यक्ति बहरा है, उससे पूछें तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा हम क्या पूछ रहे हैं। तो ये तो तब बात हुई जब एक इंद्रिय की कमी से ऐसा हो रहा है। जब पांचों इंद्रियां न होती तो ये संसार कैसा होता, संसार का होना और न होना कोई मतलब का ना हो। तो इन पांचों इंद्रियों की आवश्यकता ये है। वहीं अगर ये पांचों इंद्रियां तो होती और ये पांचों कर्मेंद्रियां ना होती, तो क्या होता? तो संसार बड़ा नीरस हो जाता। क्योंकि मन का जो एक खास काम है, मन का जो खास गुण है वो रस लेना, और वो रस लेता है इन पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और ये पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनका इनसे रस लेता है। अब जब ये दोनों मिलती हैं तभी ये रस मिलता है, और जब ये नहीं होती तो फिर रस नहीं मिलता, तो संसार बड़ा नीरस हो जाता। और अब समस्या यहीं पे क्रिएट हो गई। समस्या ये क्रिएट हो गई कि जब तक एक स्वाभाविक तरीके से इनका आनंद लिया जा रहा था, इन संसार के इन तत्वों का, तब तक तो ठीक था। लेकिन एक समय बाद में उस आनंद को लेते लेते उसमें आसक्ति बनने लगी। आसक्ति धीरे धीरे तृष्णा में बदलने लगी, धीरे धीरे वही अज्ञान में बदलने लगी, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें गाढ़ी होती चली गई, और हम बंधनों में बनते चले गए, और यही आज हमारे बंधन का कारण बन गया है। तो फिर हमारा व्यक्तित्व भी इन्हीं सब चीजों से बनता चला जा रहा है, क्योंकि हम जो कुछ बचपन से देखते चले आ रहे हैं,
जो कुछ भी हम उसी के आधार पर हम हमारी मान्यताओं को, हमारी धारणाओं को बिठाते चले आते हैं। आदतें जो हम निरंतर जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, निरंतर उससे कुछ न कुछ आदतें बनती चली जाती है। ये धीरे-धीरे हमारे संस्कारों के रूप में जो है स्टोर होती चली जाती है। अ, यहाँ पे चाहे इस जन्म की हो, चाहे पिछले कितने जन्मों की, हमें नहीं पता हम कितने जन्मों से इन कर्मों को किस-किस प्रकार के कर्मों को करते आ रहे हैं और कितने प्रकार की संस्कारों को हम इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। और कितने जन्मों और कितनी योनियों से होते हुए चले आए हैं और यहाँ पर आकर आज इस अवस्था में हम कितने संस्कारों को साथ लेकर बैठे हैं। तो उसी के आधार पर हम चीज़ों को देखते हैं। तो ये दृष्टिकोण जो हमारा बनता है, ये उन चीज़ों के आधार पर बनता है। तो किसी भी तत्व को, इन पंच तत्वों को या हम जिस भी संसार की चीज़ को भोग रहे हैं, तो जो भोग की जो वृत्ति बनी है, उसके पीछे जो हमारा रीज़न होता है या दृष्टिकोण होता है, वो दृष्टिकोण बनता है इन पूर्व मान्यताओं के कारण, इन संस्कारों के कारण या हमारी धारणाओं के कारण। तो उसमें जब यदि सुधार आ सके, तब जो है हमारी इन आसक्ति का भाव धीरे-धीरे छूटता है। तो उसको छुड़ाने के लिए जो सारे प्रयास किए जाते हैं, वो तन्मात्रा साधना के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे चित्त के संबंध में भी थोड़ी-सी बात करते चलते हैं, तो चीज़ें भी थोड़ी-सी और ज़्यादा हम समझ में आ सकती हैं कि अब इसमें भी महर्षि पतंजलि ने बताया कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त की वृत्तियों को यदि रोक दिया जाए, तो वही योग की अवस्था कहलाएगी। और आगे महर्षि पतंजलि ने इसके अंदर 5 प्रकार की वृत्तियाँ बताई है। प्रमाण, विपर्ययो, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। तो स्मृति वाली जो वृत्ति है उसके ऊपर बात करते हुए हम चलते हैं। तो स्मृति अर्थात मेमोरीज या जो सरल भाषा में शब्दों में कहें तो याद कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसकी कुछ न कुछ चीजें हमारे चित्त में स्टोर होती चली जा रही है, मेमोराइज होती चली जा रही है और यही संस्कारों के रूप में स्टोर होती चली जाती है। कुछ किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय के संबंध में हम जब डील करते हैं उससे, तो कुछ न कुछ हम संस्कारों को ग्रहण करते हैं। हम यदि उसके उससे आसक्त होते चले जा रहे हैं, तो वही रागों के रूप में फिर संस्कारों में इकट्ठी हो जाएगी। वहीं यदि हम इन व्यक्ति, वस्तु या विषय से प्रभावित होकर या उससे उससे डील करते-करते घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वही आगे चलकर द्वेष के रूप में हमारे चित्त में स्टोर होती चली जाएगी। तो ये कुछ ये चीज़ें हैं ये एक तरीका है जिससे हमारा जो चित्त है इनको स्टोर करता है। तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हम स्टोर करते चले जा रहे हैं हमारे चित्त के अंदर। तो आज हम चाहते हैं हम साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो मन विचलित होता है या कोई चीज़ देख ली, कोई वस्तु देख ली या कोई खाने की चीज़ देख ली तो मन ललचाता है। मुँह में इतना हद तक हो जाता है कि मुँह में लार बनने लगती है। तो हमने चिंतन किया और मुँह में लार का बनना, तो हम देख रहे हैं कि ये सूक्ष्म की चीज़ें स्थूल तक आते-आते कितना प्रभावित करती हैं। तो उन चीज़ों में सुधार लाना अ, या जो ये जो मान्यताएँ हमने बिठा रखी है, इनमें सुधार लाना ये तन्मात्रा साधना के माध्यम से हो पाता है। जब इसमें बात करते हैं महर्षि पतंजलि ने भी बताया है और इसमें गीता में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि अभ्यास और वैराग्य ये 2 माध्यम है जिसके हम इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभ्यास का कार्य तो हम अन्नमय कोश और प्राणमय कोश में करते ही आ रहे हैं। तो वैराग्य वाली जो बात है वो मनोमय कोश से प्रारंभ होती है और आगे के कोशों तक चलती है। तो इन रागों से छूटना पंच तत्वों के इस संसार के के प्रति जो हमारी आसक्ति है, तो उस रागों से छूटने के लिए ये सारे प्रयास जो भी हम किए जाते हैं वो इस तन्मात्राओं के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की साधनाएँ इसमें बताई गई हैं क्योंकि 5 प्रकार की तन्मात्रा है तो हर तन्मात्रा से संबंधित अलग-अलग साधनाएँ परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बताई हैं। तो जैसे हम रूप की तन्मात्रा को लेते हैं, हालाँकि रूप की तन्मात्रा का विषय आगे भाई साहब संजय जी भाई साहब लेंगे, तो और इसमें 2 मिनट बोलते हुए दृष्टि डालते हुए हम आगे दूसरी साधनाओं को भी ले लेंगे। तो रूप की साधना लेते हैं तो रूप के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताया है कि ध्यान में जब बैठे हैं तो गायत्री माता की छवि का ध्यान करें और छवि का ध्यान करके अपनी भावनाओं को इतना प्रगाढ़ करते चलें कि वो छवि बंद आँखों से दिखने लगे और थोड़े समय में ऐसा होता है कि वो छवि फिर बोलने लगेगी, हँसने लगेगी, ऐसा सब आभास उसमें होने लगता है। तो यहाँ से अब क्या हो रहा है कि हमारी धारणा भी परिपक्व होती चली जा रही है।
तन्मात्रा साधनाओं के माध्यम से प्रत्याहार के अभ्यासों में तो प्रगति होती है, साथ ही धारणा के अभ्यासों में भी प्रगति होती है, और यही तन्मात्रा साधना जैसे जैसे सफलता देती चलती आगे, ध्यान के अभ्यासों में भी हमें लाभ मिलता है। तो तीनों ही स्तरों पर इसके माध्यम से हमें लाभ मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये धारणा बिठाई। अब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी हम कोई किसी स्त्री को देखकर मन वासना में होने लगे, तो हम तुरंत ही उस माँ की छवि का ध्यान करें और सामने उस स्त्री में उस माँ को दर्शन का प्रयास करें। तो वो जो वासना के भाव थे वो धीरे-धीरे प्रभावित होने लगते हैं। तो ये अभ्यास से ये चीज़ें धीरे-धीरे आती हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ। एक और तरीका गुरुदेव ने उसमें ये बताया है कि जब हम विचार संप्रेषण की प्रक्रिया करते हैं या हम प्राणिक हीलिंग की बात जब हम करते हैं, तो उस समय जिस व्यक्ति को प्राणिक हीलिंग देनी है, विचार संप्रेषण करना है, तो उसकी छवि का ध्यान किया जाए और धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसमें प्रगाढ़ता आती चली जाएगी, हम इन प्रक्रियाओं में आगे जो है हमें विशेषज्ञता हासिल होती चली जाएगी। तो ये उसके संबंध में हुआ। एक और उपाय इसमें इस तरह से भी देखा जा सकता है, ये तो हमारे मन की ऊपर निर्भर करता है, हमारे मन की प्रकृति क्या है, तो उसको देखते हुए हम इन साधनों का जो है अपने तरीके से भी इसमें हेर-फेर करके वो चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो ऐसा जो चित्र जो हमें विचलित कर रहा है, हो सकता है स्त्री को पुरुष का कोई चित्र विचलित करे, अट्रैक्ट करे, या पुरुष को किसी स्त्री का चित्र जो है अट्रैक्ट करे, तो वैसा एक चित्र ले लिया। या कि व्यक्ति को कोई व्यक्ति उसे उसका स्वयं का स्वरूप ही उसे अभिमान क्रिएट कर रहा है उसके अंदर, तो स्वयं का ही एक चित्र ले लिया। एक चित्र जो है एक मरणासन्न व्यक्ति का ले लिया, जो गूगल कर लिया उसको, या एक चित्र, और साथ में एक चित्र ऐसा ले लिया जो डेड बॉडी है, मतलब शरीर है, उसका ले लिया। एक चित्र जो है आप गूगल करेंगे तो ये मिल जाएंगे। एक चित्र जो है इसका पोस्टमार्टम हुआ है, जिसका शरीर वैसा, उसका ले लिया। हम जब हम चीज इन चारों को सामने रखेंगे, और इसके साथ में जब हम तत्व चिंतन इसका चिंतन करते चलेंगे कि शरीर जो हमारा वर्तमान का ये शरीर है, या जो भी शरीर के प्रति हमारा आकर्षण है, वो शरीर की यात्रा कितनी लंबी है, कितने दिनों की यात्रा हो सकती है, और या वो क्षणिक है, वो परिवर्तनशील है। और काफी सारी चीजों का हम उसके अंदर अपने हिसाब से चीजों को जोड़ते हुए देखते हुए चलेंगे, तो ये चीजें प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में हम दिखाते चलते हैं। तो ये एक दिन में सुधार नहीं होता, क्योंकि हमने हमारे अंदर जो कुसंस्कार हैं वो भी तो एक दिन में नहीं बैठे। पता नहीं कितने जन्मों से, कितने सालों से उन संस्कारों को हम बिठाते, भीड़ को हम इकट्ठा करते चले आए हैं, और हमने कभी छाटने का प्रयास भी नहीं किया। मोबाइल को तो हम टाइम टाइम पर फिर भी सफाई कर लेते हैं, लैपटॉप की, कंप्यूटर की सफाई भी हम टाइम टाइम पे कर लेते हैं, डेटा को उसमें से साफ कर देते हैं, लेकिन हमारे मन की सफाई करने का, मस्तिष्क की सफाई करने का प्रयास हमने कभी नहीं किया। तो ये तन्मात्रा साधना सबसे अच्छा साधन मुझे इसमें लगा, कि इसके माध्यम से हम उपयुक्त और अनुपयुक्त की छटाई करने का काम हम इसमें से कर सकते हैं। तो वो होता धीरे धीरे, धीरे धीरे इसका अभ्यास जब जैसे जैसे बनने चलेगा, तो इस प्रकार के विचारों को, पॉजिटिव विचारों को हम धीरे धीरे जब अपने जीवन में स्थान देंगे, तो जो नकारात्मक विचार है वो धीरे धीरे कम होंगे, या जिनके कारण, जिन्हें हम कुसंस्कार कह सकते हैं, तो वो धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति हमारे जीवन में कम होती चली जाएगी, और इधर सुसंस्कारों का बढ़ना प्रारंभ होगा। तो ये तो इसके संबंध में हुआ। आगे बात करें तो स्पष्ट तन्मात्रा के संबंध में, तो इसमें तो हम सभी अधिकतर लोग कर ही रहे हैं। इसमें तितिक्षा तब तो हम करते ही हैं, तो अपने शरीर को जो आराम तलबी की जो अवस्था आदत पड़ गई है, उससे छुड़ाकर उसे एक तप के पथ पर आगे बढ़ाना। तो इसके लिए ठंड को सहन करना, थोड़ा गर्मी को सहन करना के माध्यम से हम हमारे शरीर को भी पुष्ट तो करते हैं तप के माध्यम से। और इसके माध्यम से हम इस भाव को भी लेते हैं कि आराम तलबी के अलावा, या शरीर को एक आरामदायक गद्दे पे भी उतना ही आराम मिल सकता है, जितना कि धरती पर दरी बिछाकर हम सोएं तो उतना आराम मिल जाए। तो दोनों ही चीजों में समानता रहे, या हमारा मन जो है दोनों ही अवस्थाओं में समभाव में रहे, तो वो महत्वपूर्ण, उस बिंदु तक पहुंचना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो ये इसके संबंध में हुआ। शब्द तन्मात्रा के संबंध में भी आगे गुरुदेव ने इसके संबंध में बताया है कि हम जैसे घड़ी, छोटी अलार्म घड़ी ले लें, उसकी टिक टिक को सुने, उसे सुने, फिर थोड़ा सा दूर ले जाएं, फिर उसे सुनने का अभ्यास करें, फिर और दूर ले जाएं, फिर उसको सुने। तो उसे धीरे धीरे उसको दूर ले जाते चले, और हमारा ध्यान बराबर उस कानों से हम बराबर उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करते रहें। तो इससे सूक्ष्म कर्नेंद्रियों का विकास होता है। तो
ये प्रयास कर सकते हैं। दूसरा उपाय उन्होंने इसमें बताया है कि हम जो है अ, अ, ओम का उच्चारण करें, कानों को बंद करें, ओम का उच्चारण करें, फिर ध्वनि को सुनने का प्रयास करें और कानों को खोलते हैं और फिर भी उस ध्वनि को नियंत्रित सुनने का प्रयास करें। तो इसके माध्यम से भी सूक्ष्म कर्नेंद्रियों का विकास होता है। और अच्छा, एक और चीज कि ये सूक्ष्म कर्नेंद्रियों का भी विकास यहाँ हो रहा है और साथ में यहाँ भी हमारी जो नाद अनुसंधान की जो साधना आगे चलकर हम करते हैं तो उसमें भी यहाँ से लाभ मिलता है। जब हम रूप साधना की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी जब हम स्वयं को रखकर उस साधना को करते हैं तो हम स्वयं के प्रति जो हमारी मान्यताएं वो भी ढीली होने लगती है, वो भी धीरे धीरे टूटने लगती है। तो अब आगे जब हम आत्मा अनुभूति योग में जब हम उतरते हैं तो वहां पे ये रूप की साधना बड़ी लाभ देती है, क्योंकि हम अपने प्रति जो धारणाएं थी हम धारणाओं को सुधार चुके होते हैं तब तक आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये साधनाएं आगे भी लाभ दे रही होती है। तो ये रूप के संबंध में और शब्द के संबंध में हुई, स्पर्श के संबंध में हुई। अब रस के संबंध में देखते हैं। रस के संबंध में रस तन्मात्रा के संबंध में गुरुदेव ने बताया है कि कोई ऐसा फल ले लें जो भी हमें पसंद है, उसे जीवा पर रखें और उसके स्वाद को मेमोराइज करने का, उसे याद रखने का प्रयास करें और समय समय पर उसे रिकॉल करें। तो इसके माध्यम से भी हम ये अलग तरह का एक स्तर हो गया हमारी स्मृतियों के संबंध में, यादों को बनाने के संबंध में। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कि किस तरह से मेमोरीज डेवलप होती हैं, किस तरह से आदतें डेवलप होती हैं, किस तरह से संस्कार डेवलप होते हैं। जब हम इसमें सूक्ष्म में उतरते हैं, उस प्रक्रिया के साथ में होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही है। तो वहां पे हम उस मेमोरी को डेवलप करते हैं। तो वहां पे फिर आगे गुरुदेव ने ये भी बताया उसमें कि ये जो साधना है आगे चलकर, जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि जब किसी औषधियों की आवश्यकता होती थी तो वो सूक्ष्म से ही उस औषधियों को खींच लेते थे, और किसी पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती थी तो शरीर में उस चीज को खींच लेते थे। तो ये सूक्ष्म से तो ये सब संभव हो पाता था इसी साधना के बल पर। तो आज तो वैसी उस तरह की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है हमारे मन पर चढ़े हुए उन आसक्तियों को हटाने की, कि हमारा मन एक खास प्रकार के भोजन के प्रति आकर्षित है, मिर्च मसालेदार भोजन के प्रति आकर्षित है, तो हमें वो भोजन चाहिए। तो उस भोजन से छुड़ाकर हम अधिकतर हम लोग अस्वाद तप को करते हैं। तो वहाँ उस चीज को हम यहाँ पर भी लेकर देख सकते हैं कि अगर यदि हम लंबे समय तक अस्वाद तप को करते हैं तो हमारा मन उसमें भी रस लेने लगता है। तो हमें समझ में आता है कि यदि लंबे समय तक किया जाए तो वहां तो रस ले रहा था उस मिर्च मसालों में, और धीरे धीरे अब यहाँ भी रस लेने लगा है। तो मन का खाली काम यह इतना है कि उसको रस लेना है, और वो रस इसमें भी ले ले या रस उसमें भी ले ले। अगर वो रस इन अस्वाद तत्वों में लेने लगा तो ये हमें आध्यात्मिक प्रगति देने लग जाएगा। तब इसे हम कह देंगे कि ये अक्लिष्ट गति है। और वहीं अगर वो मिर्च मसालों में रस ले रहा है और तो उसे अक्लिष्ट गति कह देंगे, वो हमारे बंधन, ये बंधनकारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इस भोजन के प्रति हमारा रस डेवलप हो गया और हमें इसके स्वाद समझ में आने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी फिर हम जो है उसके प्रति आसक्त हो जाए। बीच बीच में कुछ उस तरह का मिर्च मसालेदार भोजन भी खाकर देखें कि कहीं हमारी उस तरह की ग्रंथि नहीं बन रही कि हम सब हम यही भोजन हमारे लिए सही है, ये भोजन सही नहीं है। अभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब उस तरह का भोजन न मिले तो उस विपरीत स्थिति में हम उस भोजन को भी लेकर और हमारे मन को उस संयम अवस्था में रख सके। तो ये सारे ही प्रयास उस दिशा में चलते हैं। गंध तन्मात्रा की बात करें तो गंध तन्मात्रा के संबंध में भी गुरुदेव ने इसमें बताया है कि हम जो है किसी भी फूल को ले लें, अलग अलग फूलों की फिर उन्होंने अलग अलग उसके लाभ बताए हैं कि किस गंध के क्या क्या लाभ होते हैं। तो किसी भी गंध को ले लें और उसे नियंत्रण से सूंघने का प्रयास करें और धीरे धीरे उसको भी मेमोराइज करें। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा जो अनुभव रहा इसमें उस समय में मोगरे का फूल उपलब्ध था तो उस पे किया उस समय। और फिर एक पुदीना का पत्ता है, उसमें भी उसकी भी गंध अच्छी होती है, तो उसके ऊपर भी मैंने इसको तन्मात्रा साधना को किया है गंध की। तो उसमें जब इसको किया तो जब सूंघना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे उसके अंदर सूंघते सूंघते उसके अंदर कुछ अलग चीजें समझ में आने लगी। पहली चीज ये समझ में आई कि जब ये जो गंध है जिसे हम मोगरे की खास गंध कहते हैं, या अगर वो गंध बहे तो हम ये पहचान जाते हैं कि ये मोगरे की गंध है। तो वो गंध उस मोगरे की ना होकर वो गंध तो उसके अंदर कुछ अलग अलग तत्वों की गंध है, क्योंकि मोगरा भी तो अलग अलग तत्वों से मिलकर ही बना है। तो स्वाभाविक है कि हर तत्व की कुछ ना कुछ गंध होगी। तो वो जिस भी रेशियो में वो सब तत्व मिले हैं, वो पंच तत्व जिस भी रेशियो में उसके अंदर मिले हैं, वो सबकी अपनी अपनी गंध है। तो रेशियो भी उन गंध का भी अपना अपना रेशियो होता है। तो वो अलग अलग तरह का गंध समझ में आती है। और उसमें फिर कुछ गंध ऐसी है और
तो वही गंध अगर प्रभावी तरीके से बहने लगे तो हमें घुटन भी होने लगेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो उसमें समझ में आया। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अच्छा, ये जो गंध है, ये गंध इसकी नहीं है, ये गंध तो इन सबकी मिल करके बनी है, तो ये वास्तविकता तो इसकी है नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी चीज को जब इस तरह से जानते हैं तो उसमें और जानने की रुचि बढ़ती है और समझने की रुचि बढ़ती है। और अब जैसे हम छोटे थे तो हम खिलौनों से खेलते हैं, और बड़ा उसमें रुचिकर लगता है हमें खेलना, और फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी देखते हैं कि प्रक्रिया की किस तरह से ये है बना है, ये कैसे काम करता है, वो समझ में आया था तो हम खिलौने को साइड में रख देते हैं, और हमारा उससे मोह भंग हो जाता है। और और आज हमें कोई बोले कि उससे खेलो तो क्या उसकी उपयोगिता है। तो ऐसा सा कुछ यहाँ पर भी धीरे धीरे हमारे साथ में विकास होता है जब हम इन चीजों को उस तरीके से समझने लगते हैं। एक होता है कि हम ज्ञान के माध्यम से चीजों को देख लें, एक होता है कि हम सुनकर चीजों को समझें। तो उसके माध्यम से तो कुछ दिनों तक, कुछ समय तक उस टाइम फ्रेम में हम बंधे रह सकते हैं, उस माइंडसेट में हम रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो टाइम हटा, या हम वो कभी भी हट सकता है, तो लेकिन जब हम इस अनुभव से गुजरते हैं तो वो अनुभव हमारे जीवन में कुछ स्थायी चीजें देकर जाते हैं। तो अब ये समझ में आया, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये गंध के प्रति तो इतना कोई मोह नहीं है। तो इसी तरह से हम चीजों, अन्य चीजों को भी, जितने भी तन्मात्राएं, इन सब तन्मात्राओं को उस तरह से देख सकते हैं। हमारे जीवन में जो इंद्रिय सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, उससे संबंधित जो तन्मात्रा है, उसके ऊपर हम काम करें तो हमारी प्रगति उस दिशा में ठीक हो सकती है। ये मुझे इसके माध्यम से समझ में आया। अच्छा, इसकी जो फाइंडिंग्स है, टाइम 4 मिनट है। इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो मुझे इसके जो लाभ मुझे मिले हैं, या मुझे जो अनुभव में आई हैं चीजें, वो ये है कि एक तो प्रत्याहार की जो साधनाएं होती हैं उसके अभ्यास में भी ये लाभ देता है। हमारे जो धारणा की जो अभ्यास है, उस अभ्यास में भी ये लाभ देता है। हमारे जो आगे ध्यान के अभ्यास है, उन ध्यान के अभ्यास में भी ये लाभ देता है। तो इसके साथ में एक चीज और समझ में आने लगी कि जब हम इन चीजों पर अपना ध्यान लगाते हैं, जैसे कि स्वाद की तन्मात्रा पे लगा रहे हैं या हम गंध पे लगा रहे हैं, तो हम उस प्रेजेंट मोमेंट में आने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारे सामने होती है। हम उस प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे होते हैं, आंखें भी खुली हैं, नाक भी वहीं घूम रहे हैं, उसको प्रेजेंट मोमेंट में हम रहे हैं। तो हमारी सारी चेतना को हम प्रेजेंट मोमेंट पे लगाते हैं, और सारे प्रयास किए भी किस लिए जा रहे हैं, इसीलिए किए जा रहे हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। हम नहीं तो हम बस हमारे विचारों में और चिंतनों में ही जी रहे हैं, और प्रेजेंट मोमेंट की घटनाओं को तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, या उसमें तो हम जी नहीं पा रहे। तो इसके माध्यम से ये समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो प्रयास उस दिशा में होने लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट में आने लगता है। फिर एकाग्रता तो बढ़ती ही है इसके साथ में। इसकी किसी भी प्रकार को हम पांचों तन्मात्राओं में से किसी भी तन्मात्रा को करेंगे तो एकाग्रता तो हमारी निश्चित रूप से बढ़ती है। और अब चूंकि मन का काम है जैसा कि रस लेना, और वो इधर भी रस लेगा, और आध्यात्मिक साधनाओं में लगाएंगे तो हो सकता है शुरू में मन उछटेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास जब बनता चला जाता है तो वो वहां भी रस लेने लगता है। और वो रस जो है, अगर उसमें रस ले रहा है तो वो तो हमें आध्यात्मिक उन्नति ही देगा। तो बेहतर है कि हम उस सांसारिक रस की बजाय इस रस में इस मन को लगा दें, तो हमारे लिए, हमारी प्रगति के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये चीजें हैं। और एक और चीज ये है कि ये जो पंच तत्व है, इसके प्रति भी समझ धीरे धीरे इसमें विकसित होने लगती है कि ये तत्व, जैसे गंध के संबंध में मैंने अभी बताया, तो इसी तरह से और भी तत्वों के संबंध में धीरे धीरे चीजें विकसित होने लगती है। बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं। ये तो एक छोटा सा एक इनिशियल स्टेज है जो मैं जिसमें मैं समझता हूँ कि ये कुछ समझ में थोड़ी बहुत चीजें आई हैं। तो ये तन्मात्रा साधना के संबंध में था। मेरा निवेदन है आगे संजय जी भाई साहब से कि आगे की कक्षा का संचालन करें। प्रणाम। संजय भैया। हाँ, शरद भैया, हाँ, धन्यवाद आपका। गुरु सत्ता को नमन, बाबूजी माताजी को प्रणाम, चरण स्पर्श। अब सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है। अच्छा, ठीक। अब देखिए, मैं यहाँ शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि तन्मात्राओं पर अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष हूँ। अभी तक पांचों
जो पांचों तन्मात्राएं हैं उसको करने के लिए कोई निश्चित मापदंड तय नहीं है, और कोई देखा भी नहीं गया अभी तक कि कैसे किया जाए इन सबको। कोई भी अपने व्यक्तित्व और संभावनाओं के आधार पर इसमें निखार ला सकता है। तन्मात्राओं के बारे में मैंने जाना है कि इस विषय पर अगर थोड़ा सा भी हम अभ्यास करें तो इसमें काफी अच्छी पकड़ बन सकती है। अब ये आसन प्राणायाम के जैसे नहीं है कि अगर हम कुछ दिन अभ्यास किया तो उसका असर कुछ दिनों तक ही रहेगा, लेकिन तन्मात्राओं के बारे में ऐसा नहीं है। वीडियो नहीं आ रही मेरी, देखना शरद भाई हाँ, साहब। मेन स्क्रीन पे नहीं है, बाकी वीडियो तो आपका ये अब आ गई। स्टार्ट है। जी जी अब आ गई है? जी 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 भाई साहब। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो तन्मात्राएं हैं उसका आप अगर थोड़ा सा भी इसका अभ्यास करते हैं तो उसका काफी लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलेगा। ये ऐसे नहीं है कि जैसे आसन प्राणायाम है कि आपने थोड़े दिन किया और उसका अगर आपने थोड़े दिन नहीं किया तो उसका असर खत्म हो जाता है। इसमें ये वाली बात नहीं है। अ, तन्मात्राओं को अगर आप हम थोड़ा सा भी अगर ठीक ढंग से करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है। तो अब तन्मात्राओं के बारे में एक बात और बताने वाली है कि जितना मैंने इसको छुआ है उसका ठीक से वर्णन करना तो काफी मुश्किल है। ये उसी प्रकार जैसे ऐसे हुआ जैसे कि मैंने साइंस की फिल्म मूवी देखी है। जैसे कि एक फिल्म आई थी एवेंजर एंड गेम, और उसकी स्टोरी मैं आपको सुना तो बिल्कुल मैं वैसी नहीं सुना पाऊंगा जैसे मैंने देखी है। उसमें कुछ ना कुछ असमानता रहेगी जो कि मैंने देखा है। तो ऐसे ही जो मैंने महसूस किया है उसका रेशो 60% होगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप मान के चलिए वो 40% है। तो अब आज मैं गंध और रस तन्मात्रा पर अपना अनुभव आपके समक्ष साझा करूंगा। तो सबसे पहले मैं गंध पर बोलना चाहूंगा। बाकी तो शरद भाई साहब ने काफी कुछ बता दिया है, वो भी सब मुझे बोलना था। तो इसके आगे मैं इसको आप विषय वस्तु पर आऊंगा सीधा। तो एक बार डिस्कवरी चैनल में एक कुछ वैज्ञानिक गंध के बारे में कुछ प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ एक एपिसोड आ रहा था गंध के ऊपर ही। तो उसमें दिखाया जा रहा था कि 10-12 गंध को अगर हम आपस में मिलाएं तो ऊपर नीचे करें, कम ज्यादा ऊपर नीचे थोड़ा सा कम पेशी करें तो उससे कम से कम 70,000 तरह की गंध बनाई जा सकती है। ऐसे ही रंग कलर्स जो है उसके बारे में भी यही सेम है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसमें अगर हम कोई भी जैसे अगर मान लो अगर हम कोई भी पिक्चर्स देखते हैं तो उसमें 4 तरह के कलर्स यूज होते हैं, ब्लैक, सियान, मेजेंटा और येलो। अब इन्हीं कलर्स में अगर हम थोड़ा सा भी फेरबदल करते हैं, ऊपर नीचे करेंगे तो अगर तो 16 मिलियन अलग अलग कलर हम बना सकते हैं। अब जैसे अब एक पेड़ के पत्ते को अगर हम लें और उसकी उसके उसकी पिक्चर्स को लें तो हम इन्हीं चारों कलर्स को मिला करके और एक हरे कलर का पेड़ का पत्ता हम बना सकते हैं। तो मैंने ज्यादातर तन्मात्राओं पर कुछ साइंस के नियमों को लेकर के प्रयोग किया है और उसको अपने हिसाब से सेट भी किया है। अब मेन काम जो है वो लाभ मिलने से है, जैसे भी मिले। अब मैंने अपने ढंग से प्रयोग किए हैं इसके ऊपर, अपने ढंग से अभ्यास किया है। आप अपने ढंग से करेंगे तो अब चलिए, अब मैं मार्केट में शुरुआत में मैंने अब मैं मेरा जो मेन है वो मैं गंध के ऊपर और रस के ऊपर ही थोड़ा बातचीत करूंगा, लेकिन उसके साथ जो है स्पर्श भी कहीं ना कहीं अटैच होते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आज उसके उसके ऊपर नहीं बोलूंगा। तो अब मैं मार्केट डीओ या परफ्यूम लेने के लिए जाता हूँ
तो पहले मैं क्या, ये मेरा पहले का अभ्यास है। तो अब मैं मार्केट में, जैसे मैं डीओ लेने गया, तो मैं क्या करूंगा पहले, या कोई भी करेगा, पहले क्या करेगा, वो 4-5 जगह उसको देखेगा कि कौन सी अच्छी है। तो मैं क्या करता था, शरीर पर अलग अलग उसको लगा करके और उसको देखता था कि कौन सी अच्छी है। तो अब जैसे मैंने लगा ली, तो अब मैं क्या करता था कि उसको बार बार उसको, अब जैसे मैंने एक खरीद लिया उसमें से जितने मैंने वो करने थे, तो अब वहां से आने के बाद और मैंने जितनी भी गंध उसके परफ्यूम की डीओ की लगाई थी, तो मैं उसको महसूस करता था, सूंघता था उसको, और अभ्यास अभ्यास के तौर पर उसको मैंने लिया। ऐसे ही आप जैसे जितने भी फूल हैं, फल हैं, फलों के स्वाद हुए और उसकी गंध, और मंदिर में अगर आप जाओगे तो वहाँ की जो गंध होती है, और एक अच्छा सा, एक अलग सा आपको एक मिलेगा वहाँ का एटमॉस्फेयर, फूलों की एक अलग सी गंध उधर होगी। ऐसे ही आप पहाड़ों पर अलग होती है, आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहाँ की अलग होगी, बारिश की अलग है। अब बारिश की पहाड़ों पर एक अलग सी खुशबू आएगी जब बारिश होगी, और सड़कों पर एक अलग आएगी, और यही अगर बारिश अगर खेतों में होगी तो उसकी गंध एक अलग है। तो पेट्रोल पंप पर जाओगे या मार्केट में जाओगे तो अलग अलग आपको गंध मिलेगी। तो इसी तरीके से दुनिया भर की अलग अलग गंध देखने को मिलती है। तो मैंने जो जितनी भी गंध है उसके ऊपर मैंने अच्छे से तराटक किया, हर गंध को, यानी कि माइंड में उसको स्टोर करके रखा है, काफी स्टोर किया है इसका। और इन सब का मैंने काफी अच्छे से अभ्यास किया। वैसे भी इन सब को करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो आप कोई भी होगा तो डेली रूटीन में करता ही रहेगा। जैसे कहीं पर भी गया तो अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ की गंध को आप स्टोर करके कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो रिस्पांस है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। आपको हाथ की हाथ इसका रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि आपको इसका रिजल्ट आप एक पौधा हमने उसको गमले में एक वो किया तो उसको आने में अपना टाइम लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हाथ के हाथ रिजल्ट बनेंगे, मिलेंगे। तो उससे क्या है, उत्सुकता बनी रहती है हमारी कि अरे ये अब मैंने किया तो मुझे हाथों हाथ रिजल्ट मिल गया। अब मैं शरद भाई साहब जैसे एकदम धारावार तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हटूंगा बीच बीच में, और उसी हिसाब से मैं बता पाऊंगा। तो अब जो जो गंध है वो अपना एक अलग ही, मैंने देखा, एक अलग ही आकार लेने लगती है। एक तरह का केमिकल रिएक्शन होने लगता है। अब मैं जो दिन भर जो अभ्यास किया है, पहले किया था, तो अब मैं किसी ना किसी माध्यम से उस जो गंध को है वो रिकॉल करता रहूंगा पूरा। जैसे जो भी मैंने अभ्यास किया, जितना भी मैंने अभ्यास किया था, अब ये बिल्कुल एक काउंटिंग, जैसे हम शुरू में काउंटिंग सीख लेते हैं 1 2 3 4, तो उसको हम कभी भी नहीं भूल पाते। तो उसका जो मेन कारण वो यही होता है कि हम उसको डेली रूटीन में यूज करते रहते हैं। अब एक मैं इसका वाक्य सुनाऊंगा आपको, बताता हूँ कि आज से 25 साल पहले यहाँ दिल्ली में जामा मस्जिद से नई सड़क के लिए मैं जाता था। तो रास्ते में क्या था कि एक मछली मार्केट पड़ती थी 100-150 मीटर के दायरे में। तो मैं जब भी उसको क्रॉस करता था तो मुंह पे एक रुमाल रख लेता था और भाग करके पार करता था उसको, यानी कि वो गंध मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। तो काफी दिक्कत आती थी उस समय। अब लेकिन अब जब मैंने तन्मात्राओं का जब अच्छे से गंध का अभ्यास किया, तो अब मैं थोड़ा अभ्यास करने के बाद वहां गया तो अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रही कि अब मैं भाग करके पार करूं। अब मैं देख रहा था कि जो अब
जैसे मैं उसको पार कर रहा हूँ, तो अब मैं देख रहा हूँ उसको कि वो जो गंध है वो मुझे परेशान नहीं कर रही। तो वो जो और आसपास की जो जिसका मैंने अभ्यास किया था अच्छी गंधों का, वो उस गंध को बराबर काटती जा रही थी। तो अब मैं काफी देर तक उस दुकानों पर भी रुका और उसको महसूस किया, तो एक अच्छा खासा एक जो कुछ जो अलग खास तरह की गंध थी वो अपना कमाल दिखा रही थी। तो काफी तरह की गंध को अगर लगातार लंबे समय तक उस पर बार बार तराटक किया जाए, तो अब तराटक का इसमें गंध तन्मात्रा में भरपूर प्रयोग होता है। अंतः तराटक से अंतः तराटक इसमें कंपलसरी है कि उसको आप बार बार उसको आप गंध को लंबे थोड़ा सा आप लो और उसको महसूस करो, उसको दिमाग में उसको स्टोर करके करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास आसपास जो अच्छे से अच्छी और बुरे से बुरी भी जो गंध होगी, और वो कुछ हद तक कम 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 होने लगती है। यानी कि आपको अच्छे से अच्छी गंध भी आपको परेशान नहीं करेगी और बुरे से बुरी गंध भी आपको परेशान नहीं करती इसमें। अब इसमें जितना ज्यादा अभ्यास किया जाता है उतनी ज्यादा दक्षता आती रहती है। ये हर तन्मात्रा के ऊपर लागू होता है बात। तो इसका अभ्यास मैंने ऐसे भी किया है, जैसे अब मैं टीवी या मोबाइल पर कोई प्रोग्राम, फिल्म या सीरियल देख रहा हूँ। तो जैसे मान लो अब कोई सीन चल रहा है, तो अब जैसे मैं मंदिर का एक सीन चल रहा है, तो मेरे आसपास मैं उसको उस मंदिर को देखूंगा और उसके आसपास की खुशबू को महसूस करूंगा, जो मैंने पहले पिछले अभ्यास किया था। तो अब इसका जो विस्तार है वो मैंने काफी हद तक इसको करके देखा है और उसके मैंने दूरगामी परिणाम भी देखे हैं इसके। तो अब मैं इस गंध रस को थोड़ा सा कंबाइन करता हूँ। रस बाकी चारों तन्मात्राओं में एक कॉमन फैक्टर है कि आपको जो रस तन्मात्रा है वो रूप में भी दिखाई देगी। अब रूप में भी रस आता है, आपको गंध में भी रस आएगा। अब उसमें क्या है, आपको रूप रस गंध स्पर्श, आप किसी चीज को अगर स्पर्श करेंगे तो कई चीजों में आपको स्पर्श में भी गंध आए, रस आएगा, और बाकी शब्दों में भी रस आता है इसमें। तो उस पर मैं अपने उसके बारे में मैं प्रैक्टिकल उसके बारे में बताता हूँ। और जैसे अब थोड़ा सा मैं एक अलग से विषय वस्तु को पकड़ूंगा। अब जैसे मान लो कोई स्त्री पुरुष सेक्स के लिए आलिंगनबद्ध होते हैं, तो उसमें क्या है, स्पर्श और गंध और रस मुख्यतः अपना जो वर्चस्व दिखाने पर आमादा हो जाएंगे। ये मैंने जो प्रैक्टिकल किए हैं पहले, उसी के और प्रैक्टिकल के ऊपर प्रैक्टिकल के बारे में मैं बताऊंगा। अब जैसे पुरुष सबसे पहले स्त्री को उसका जो पहले स्पर्श करेगा, इसमें स्पर्श की जो होती है वो काफी अच्छा मेन इसका रोल अदा करता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ गंध और रस के बारे में ही आप इस समय मैं रस और गंध को ही मुख्यतः लूंगा। चाहे वो अब अब जो स्त्री ने अब लगाया हुआ है जैस्मीन, लेमन या चंदन की कोई भी खुशबू लगाई है, तो पुरुष क्या करेगा, सबसे पहले उसको उस गंध को लेगा। तो अब रस जैसी गंध को लेगा तो रस अपना कमाल दिखाएगी। तो वो एकदम ड्रम भर करके और उस अपने रस को फेंकना शुरू कर देगी। एक सामान्य जो स्त्री पुरुष हुआ है, तो उसमें क्या है, उसको कंट्रोल कर पाना, अपनी काम वासना के को कंट्रोल नहीं कर पाता उसमें, चाहे जितना मर्जी वो हो। अब अगर जैसे किसी ने अगर गंध का अभ्यास किया है, तो अगर मैं अपने काम वासना के आवेश को रोकना चाहूंगा, तो मुझे गंध के रस को अब
अगर मैं वो वाली चीज करता हूँ तो अब वो जो गंध, अब मैं गंध लूंगा वो मुझे आनंदित करेगी, वह उस आनंद, मैं उस आनंद को पकड़ूंगा। जो अब जो मेरा जो काम वासना के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण होगा वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस रस के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा करके कुछ लाइंस को थोड़ा सा रिपीट करूंगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा सुनना अच्छा रहेगा इसमें। तो अब क्योंकि ये रस तन्मात्रा का विस्तार रूप है, इस रस तन्मात्रा की एक बात को मैं अच्छे से सीखा है, और वो भी मैंने थोड़ा सा बाबूजी से इस चीज को मैंने महसूस किया है। जब भी अब मैं क्या है, काफी समय के बाद मान लो मैं किसी मित्र से मिलता हूँ या किसी से मिलता हूँ, तो एकदम मुझे अचानक से एक खुशी मिलती है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस खुशी को पकड़ूंगा, अब मैं उस खुशी में प्रवेश करूंगा। लेकिन अगर मेरा ध्यान अगर सारा मित्र पर चला गया तो उसको मैं फिर, जो मुझे खुशी थोड़ी देर के लिए आई है उसको मैं चूक जाऊंगा, और मैं मेरा सारा का सारा ध्यान जो होगा वो बातचीत करने में, अपनी पुरानी जितनी भी यादें हैं उसको करने में होगा, और मैं जो होगा उस खुशी को चूक जाऊंगा, और थोड़ी देर में वो मुझसे विदा भी हो जाएगी। तो इस संबंध में मैं अब इसलिए जब भी किसी अपने को आपको जैसे अचानक कोई मिलता है तो एकदम हृदय में हर्ष उठता है, तो उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें, उस खुशी को महसूस करें, उसके साथ एक हो जाना पड़ता है। जैसे अब व्यक्ति अब थोड़ा सा एक जब भी सेंसिटिव थोड़ा सा विषय आता है तो थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब जैसे मान लो कोई स्त्री पुरुष सेक्स कर रहा, तो उसमें क्या होता है कि आप उसका सारा का जो ध्यान जो केंद्रित होता है उसका तो अब जैसे अब उसका सारा जो ध्यान केंद्रित होगा वो रस, रूप, गंध और स्पर्श पर रहता है केंद्रित। अब ऐसे में वो उस रस को नहीं पकड़ पाता जो उसके दिमाग में ऊपर की तरफ बन रहा था। तो अगर अब उस स्थिति को अब मैंने अब जब पाया कि उसको मैंने जब उसको मैं जब अनुभव किया तो एक अलग सी, अब वो पहले वाला जो जो रस था उसको मैंने जब अनुभव किया तो जो अलग, वो अलग था, एकदम बिल्कुल डिफरेंट था। अब वो जो पहले वाली जो फीलिंग थी जिसके लिए मैं बावला हुआ फिरता था या जो उसके वो था, वो चीजें खत्म हो गई थी जैसे मैंने उस रस को पकड़ा। तो अब वो सारे विचार, उसके बाद मैंने देखा कि सारा जितना भी मेरी उत्सुकता बनी हुई थी इसके प्रति वो सारी की सारी खत्म हो गई। और सारा ऐसी वाइफ के साथ भी हुआ और मेरे साथ भी हुआ, दोनों का हमने उस रस को पकड़ा जा करके। अब चलो मैं जैसे अब मान लो एक अब सूरज उग रहा है, तो अब मैं भी अब अपने अंदर कुछ ऐसे ही उसको उगता हुआ देखूंगा, इसी तरह के कुछ। तो अब इसमें क्या होगा कि मैं अब सूरज को भूल जाऊंगा और उसकी परिधि को, यानी कि उसको भूलने का प्रयास करूंगा, और अपने अंदर जो एक ऊर्जा को मैं फैलते हुए देखूंगा चारों तरफ। यानी कि अब सूरज मेरे लिए मायने नहीं रख रहा, सिर्फ मैं उस वो जो ऊर्जा को मैं चारों तरफ उसको फैलने दूंगा। तो यही चीज इसमें की जाती है। तो अगर मेरा सारा ध्यान अगर मैं उसमें अब सारा ध्यान अगर मैं विषय पर, अगर अपना सारा ध्यान मैं अगर विषय पर केंद्रित करूंगा
क्योंकि अब उससे क्या है, मुझे मेरी सारी जितनी भी प्रसन्नता या जो मुझे सुख का जो रस मिलना होता है वो बाहर वो रह जाएगा। वो जो क्षणिक सुख आते हैं किसी से मिलने पर या वैसे, तो वो बाहर की तरफ रह जाएंगे। और मैं उन चीजों को जो क्षणिक होते हैं, ये कि मैं उन चीजों को एकदम ही, अब जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ये सारे के सारे ये मेरे अंदर थे, लेकिन परिस्थितियां ये बाहर पैदा हुई। परिस्थितियों ने उनको निकालने के लिए एक अवसर दिया। अगर मैं परिस्थितियों में उलझा रह गया तो वो जो रस जो था वो सारे गायब हो जाएंगे। मैं उनको नहीं, अब उनको मैं अलग देखूंगा और अपने जो मेरे अंदर प्रसन्नता, सुख और उसका जो भाव बन रहा है, उस रस को पर मैं अपना फोकस करूंगा। तो अब जैसे, क्योंकि अब जो परिस्थितियां हैं उन्होंने मेरा इस सुख को और प्रसन्नता को करने में मेरा हाथ बटाया। अब यही नियम वो सुख के लिए लागू नहीं होगा। यही अब क्रोध और संताप के लिए भी यही वाले नियम लागू होते हैं कि उसमें हमें अलग से एक आनंद को पकड़ना पड़ता है। अब कुछ साधकों ने का यही प्रश्न था कि अब मैं सेक्स के प्रति अपने आवेश को कैसे शांत करूं। तो अब मैंने इसमें क्या है, अब कुछ चीजें होती हैं जो अब मेरे अधिकार क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर चली जाती हैं और मैं थोड़ा बता नहीं पाऊंगा कि स्पर्श के जो पॉइंट हैं उनको कैसे दबाना है, कितना छोड़ना है, उसको कितना उकसाना है। काफी कुछ ये तंत्र विज्ञान के अंतर्गत चला जाता है और इसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा सोहम भाव का भी रखना पड़ता है उकसाने के लिए। तो खैर ये बात की बातें हो जाएंगी। अब जैसे मैं इसका, अब जितना भी इसमें अभ्यास करो तो इसकी सफलता निश्चित है। तो अब इसमें क्या है, जैसे अब मान लो, अब जैसे मैंने अपना उसका रस को महसूस किया, तो अब क्या होगा कि अब सारा ध्यान मेरा फोकस रसों पर रहेगा। तो अब मैं मूल बंद लगाने की आवश्यकता मुझे इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो अब मैं उसको जो ऊर्जा है उसको रूपांतरित भी कर पा रहा हूँ अब मैं, और उसको चारों तरफ, उसको ऊपर नीचे, उसको कहीं पर भी ले जा रहा हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। तो किसी भी तरीके से मैं, आप अब मुझे उसको करने में कोई भी, अब करूँ तो ना करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में। कि अब क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मैंने कितना रस के पॉइंट को दबाना है, कितना मैंने रूप के पॉइंट को दबाना है, कितना मुझे गंध के पॉइंट को दबाना। तो ये सारा क्रम अपने आप ही, जब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप ही ये सब चीजें आने लगती हैं। इस पर ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब मैं जब वो करता हूँ इसके बारे में कि अब मैं ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा हूँ अब ध्यान में, तो अब थोड़ी देर अगर मैं ध्यान में अगर ऊर्जा का रूपांतरण करूंगा तो अब मेरे जैसों को अब बॉडी पेन होने लगता है पूरे शरीर में। और अब मेरी छाती पे यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे बर्फ सी जम गई है। तो अब इस बारे में मैं बाबूजी को बता भी नहीं पाता, बात ही नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने जो शुरुआत किया है वो तन्मात्रों से की है सीधा डायरेक्ट। तो अब उसका तो अब जितना भी वो काम ऊर्जा का जो रूपांतरण जो अब मैं ऊपर की तरफ करूंगा तो उसका एकदम काफी नुकसान मैंने देखने को मिला है। अब मैं इवन कि मैं आसपास के लोगों को भी भूलने लगता हूँ, मुझे अजनबी से दिखाई देने लगते हैं वो सब। तो ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है, मैंने सीधा तन्मात्राओं को पकड़ा है, जबकि मुझे जो अपनी शुरुआत है वो अन्न में से और प्राण में से शुरू करनी थी, लेकिन मैंने उनको मिस किया। अब अन्न में मैंने आसन को छोड़ दिया, तो उसका भी शरीर पर प्रभाव वो ठीक से नहीं हो पा रहा, फ्लो काम ऊर्जा का जो कि एक होना चाहिए। अब नाड़ी शोधन का और प्राणायाम जो बंद मुद्रा होती है वो भी ठीक से नहीं हो पाई।
तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो इसलिए जब भी शुरुआत किसी को करनी चाहिए तो अन्न में और प्राण में से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो बीच में से अभी अगर आप कोई भी चीज को उठा करके और उसका अभ्यास करने लगेंगे तो उसका नुकसान ही है, फायदा कम होता है उसमें। तो ये चीज मैंने काफी अच्छे से देखी है। तो इसी क्रम में मैं एक आपको अपनी आप बीती जो कि काफी हद तक सही है, सच है, तो उसको उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप मान के चलिए कि ये तन मात्राओं के ऊपर काफी अन्याय नाइंसाफी होगी। अब हुआ यूं कि घर के पास ही एक दुकानदार है। तो मैं करीब रात के 9 बजे और उससे सामान खरीदने गया। तो उसका एम्प्लॉय था, तो एम्प्लॉय ने मुझे सामान दे दिया। तो अब जैसे ही मैं सामान लेकर के वापस चलने लगा तो जो उसका मालिक था दुकानदार, तो काफ़ी, हालांकि मैं उसको काफ़ी पहले से जानता हूँ, तो अब मुझे, अब उस समय उसने रात का टाइम था तो उसने काफ़ी खूब पी हुई थी उसने। अब वो, अब मुझे रोक करके बोला, कह रहे भाई साहब मुझे ना आपसे ना कुछ बात करनी है। मैंने कहा थोड़ा सा आपने, हाँ बताइए क्या बात करनी है। तो कह रहे आप अलग से, आप हम दोनों बैठते हैं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सवेरे अभी आपने पी हुई है तो मेरा इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं है, तो कल सुबह आराम से आपसे मैं बात करता हूँ। कह रहा भाई साहब अब मुझे जो कहना है वो मैं नशे की हालत में ही आपसे बोल पाऊंगा, और जैसे ही अगर नशा अगर मेरा हट गया तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बताइए क्या है। कह रहा कि आपको तो मालूम ही है मेरा एक ही लड़का है और मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 4-5 करोड़ के करीब है। मैं कहा हाँ ठीक है, और मेरा जो लड़का है वो काफ़ी, आपने देखा है, काफ़ी सुंदर भी है, समझदार है, और पूरा पटेल नगर जो है वो उसके आचरण को, उसके व्यवहार को अच्छे से जानता है कि कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉई है। और अब किसी चीज की कोई, यानी कि ऊपर वाले की काफी कृपा है मेरे ऊपर। मैं कहा नहीं, वो तो दिखाई देता है कि ये सब जो भी आप बातें बोल रहे हो वो ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बताइए क्या। तो कह रहा है कि एक चीज क्या हुआ, जब से इसकी शादी हुई ना, तो आप तभी से आप मान के चलो कि पूरा एक तरह का ना एक नरक बन के रह गया। तो अब इसकी जो वाइफ थी वो देखने में काफी सुंदर थी। अब अब वो क्या, ऐसे लड़ती बहुत थी। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ आगे। तो कह रहा है कि उसने अपने, यानी कि पूरे पूरे घर का, अब यानी कि हमेशा ही क्लेश करती रहती थी, हर बात पे लड़के के नुक्स निकालना। अब एक छोटा बच्चा भी है, बच्चा भी था, और अब हर, भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे कि उस लड़की के घर वाले और उसके आसपास, इवन कि उसके रिश्तेदार भी सभी उसकी बड़ाइयां करते हैं कि लड़की का नेचर इतना बढ़िया है। और कोई, यानी कि अब समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। अब काय की समझदार थी। अब अ, हमेशा मेरा घर तो पूरा का पूरा ही नरक बना रहता था उसकी वजह से। और लड़के उसने अब किसी तरीके से तलाक भी हो गया है। अब काफी, यानी कि एक घर में एक नरक सा माहौल बना रहता था, तो अब मान, अब उसकी वजह से तलाक लेना पड़ा। तो अब क्या है, बच्चा है तो महीने में 1-2 बारी मिलना होता है। तो अब इससे क्या है, मेरा जो लड़के का है वो बार बार बच्चे से मिलने का मन करता है। अब वो 2-3 बार ही मिल पाता है उससे। तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन डिप्रेशन में जा रहा है। तो अब जिन रिश्तेदारों ने उसकी जो शादी बीच में जो जिन्होंने मिलवाया था,
तो अब वो बोल रहे हैं कि आपका लड़का खराब है। अब बहुत से रिश्तेदारों के जो पहले जो संबंध काफी अच्छे बने हुए थे वो अब सब सारे बिगड़ गए, जितने भी थे। अब वो पहले यानी कि सारा का सारा एक माहौल ही। अब मैंने कहा ठीक है, अब मैं, आप जो मुझे बता रहे हैं तो अब बताइए मैं कैसे, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो कह रहे थे कि भाई साहब कर तो आप कोई कुछ भी नहीं सकता। अब क्या हुआ, जब तलाक हो गया तो लड़की मेरे पास आई और बोली कि ऐसा है कि आपका जो लड़का है वो शीघ्र पतन का शिकार है। अब मैंने उसको काफी टाइम भी दिया है, लेकिन उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। अब उसका बोझ मैं अपने सीने पर कब तक उठाऊंगी। तो मैंने कहा महाराज आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, आज तक कभी किसी ने नहीं की। ये तो, ये वाली बातें तो कोई अपने घर वालों से भी नहीं करता। आपने लड़के को ये बताया? ये वाली बात कह रहे मैंने अपने लड़के को भी नहीं बताई कि लड़की ने मुझे ये बोला है। तो मैं काफी हैरान, मैंने कहा ये आप मुझे, अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा आप फिर किस किस को बताया? मैं कह रहा कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया और सिर्फ आपको बताया। अब पता नहीं क्यों बताया है, मुझे नहीं मालूम। मैं मन ही मन में सोचा, अगर मैंने कहा अगर लड़के ने अगर तन्मात्रा का अगर अभ्यास किया होता, रस का, गंध का और स्पर्श का, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि इसको करने में मात्र साल और 6 महीने, 6 महीने ज्यादा से ज्यादा साल का समय लगता है और इस चीजों पर काबू पाया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इसकी वजह से सारे घरों में 50% ऐसा हो रहा है कि सारे घरों में कलेश, टकराव, आपसी रिश्तों में टकराव, और सारा यानी कि मुख्य डिप्रेशन में आना, बच्चों का डिप्रेशन में आना, यही सारी समस्या बनी हुई है। तो अब जब उसने ये वाला अब वाकया जब मैंने सुना तो काफी अंदर तक मैं, अब उस जो वो शख्स था तो उसने इस वाक्य को सुना करके मुझे काफी झंझोरा। और अब मुझे लगने लगा कि ये जो विषय है ये भी अब युग निर्माण और युग परिवर्तन में शामिल होने का मादा रखता है। यानी कि इसके बिना अब ये नहीं कि आप आगे बढ़ पाओगे, कि आपने योगा सिखा दिया, आपने वेदों का वो कर दिया, तो वो चीजें इतने, ये भी उतना ही मायने रखेंगी जितना कि आप वेदों को सिखा रहे हो, आपने योगा का आप बता रहे हो, आप क्लासेस ले रहे हो। तो ये चीजें अब उतने ही मायने रखती हैं जितना कि क्योंकि अब ये जो चीजें हैं ये विश्व स्तर पर है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ही पर्टिकुलर जगह यानी कि कुछ ही लोगों के साथ है। ये जो समस्या है ये पूरे विश्व में फैली हुई है। अब इस समस्या को सुधारने में अब मुझे मालूम है कि कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा। और अब लोग थोड़ा सा बेशर्म भी होते हैं और थोड़ा सा मजे भी लेते हैं। अगर किसी को बताया जाए तो वो इसके बारे में सुनने को भी तैयार नहीं रहते कि ये भी, इस तरह की भी कोई समस्या हो सकती है। तो इसको, ये काम ऊर्जा के, अब जैसे बाबूजी इसके बारे में निरंतर क्यों बोलते रहते हैं, तो उनका जो, अब मैं भी हमेशा इन चीजों को जरूर रखूंगा, क्योंकि मैंने उन चीजों, उसने मुझे अब आभास करवाया। अब किसी, कोई शक्ति ऐसी होगी कि जो मुझे आभास कराना चाहती थी कि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो बाबूजी भी अब बार बार काम ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में हमेशा इनके बारे में बोलते हैं कि ये अत्यंत आवश्यक है। इन चीजों के ऊपर हमें
प्रयास करने चाहिए, गौर करना चाहिए। अब इसके अलावा मेरा जो पूरा अभी फिलहाल जो फोकस है वो रूप तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा पर। अब शब्द जो है मुझे काफी, अब मेरा इसके ऊपर कमांड नहीं है। अब शब्द जो है वो मुझे काफी विचलित करते हैं। तो मैं अब, लेकिन ये दोनों जो तन्मात्राएं हैं ये मेरी फेवरेट है, रूप तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। तो सारा का सारा मैं पूरा जो दिन है उसको इसी पर ही काम करता हूँ, रूप तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा पर। क्योंकि अब इसी के दो तन्मात्राओं के बेस पर कभी मैं रूप तन्मात्रा के ऊपर चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से, कि कैसे वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से मैंने इसको लिया है। इसको मैं वैसे नहीं कि हाँ भी आराम से इसको ले लूं, तो साइंटिफिक रूप से रूप तन्मात्रा को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि रूप तन्मात्रा मुझे आगे सारे में काम आएगी, आत्मानुभूति में भी मुझे काम आएगी, बिंदु साधना में भी मुझे काम आएगी। काफी कुछ रूप तन्मात्रा का उसमें भरपूर प्रयोग होता है। तो अब अगर मैं इसमें अगर 4-5 साल भी लगते हैं मुझे रूप और शब्द तन्मात्रा में, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव सा होगा कि मैंने हर चीज को पार कर लिया। तन्मात्राओं को पार करने का मतलब है कि आप विज्ञान में, कोश में आप बिंदास, कोई परेशानी नहीं, आप स्वयं भाव में आराम से आप महसूस कर सकते हो उन चीजों को। आप कोई भी, आपको संसार की कोई भी आपको चीज आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। अब आप शब्दों को, अब जो दूसरा बोल रहा है शब्द आप सामने देख पाओगे कि ये शब्द उसने बोले हैं, तो अब कितने शब्दों को मुझे अपने अंदर लेना, ये उसमें आ जाता है। और रूप तन्मात्रा, अब मैं उसको क्या करूंगा, उसको जूम इन जूम आउट कर, हर चीज को मैं जूम इन जूम आउट करके देख सकता हूँ कि अब मुझे अब अंदर, जैसे बाबूजी कहते हैं कि अब आत्मा का जो रूप है वो इतना छोटा है कि अब, तो अब 6 बज गए क्या? ओके, तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। तो अमन भैया आप देखिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज आपकी वार्ता से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो आपने इसमें क्वांटिटेटिव अनुभव किया है, जो इसमें जिसे प्रॉपर वैज्ञानिक अध्ययन बोलते हैं, तो ये निस्संदेह हम लोगों के लिए बहुत ही जो है लाभप्रद रहेगा। और हम लोग जो है इसके लिए प्रयास भी करेंगे कि स्पेशल क्लासेस जो आपसे ली जाएं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके अनुभव के लिए। और शरद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी आए और हमें सभी को अपना आशीर्वाद दें। और जिनके भी कोई प्रश्न है वो अपना चैट में पोस्ट करते रहेंगे। तो हमारे दोनों जो आज के जो टीचर हैं और बाबूजी हैं, ये इनको सॉल्व करते रहेंगे जी। जी प्रणाम। और आज के दोनों जो साधक थे इनको भी नमन। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से धन्यवाद है। और देखिए, अभिव्यक्ति संजय जी के अनुपास अनुभव है, लेकिन अभिव्यक्ति की शैली की थोड़ी दिक्कत पड़ती है, तो हम लोग अपने से करेक्ट कर लेंगे। कोई व्यक्ति व्याख्यान कर रहा हो या कोई बात बोल रहा हो इसे, तो उसमें दोनों भूमिका रखती है, होस्ट का भी, और वो टाइम मैनेजमेंट देखना होता है एक तो, कि हमें कितने समय तक बोलना है, क्या करना है, और उसमें जो श्रोतागण हैं उनका स्तर क्या है, तो उसमें उसी के आधार पर अपने को सामने रखना होता है। और 4-5 मस्तिष्क एक साथ काम करना चाहिए। एक अच्छा प्रवक्ता बनना हो, और खासकर विश्व स्तर का, तो ये मानकर चलना चाहिए कि पूरा विश्व सुन रहा, भले कोई स्क्रीन पर हो या ना, आवाज पूरे वर्ल्ड में जाता है, विश्व में। तो हमें, और जो पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत कुछ लिख सकते थे, तो उन्होंने, चूंकि एक ऋषि स्तर की उनका स्तर था, तो उन शब्दों की गरिमा को भी ध्यान में रखते थे।
इसलिए जो सब्जेक्ट है सेंसिटिव सब्जेक्ट है, उन दिनों इसलिए उसके लिए शब्दों के प्रयोग पर अधिक हमें शब्द भंडार रखने पड़ते हैं। अभिव्यक्ति इस पर जिक्र भी किया है कि काम ऊर्जा का रूपांतरण है, पढ़ेंगे हम लोग वाङ्मय नंबर 15 में, चौथा अध्याय पूरा का पूरा एक एक लाइन पढ़कर देखा जाए, जो उसमें है आध्यात्मिक काम विज्ञान। तो उसमें इस बात को अधिक से अधिक स्पष्ट करना चाहे हर शब्दों को, लेकिन उनके पास अथाह शब्द थे, तो उनको बहुत प्रांजल शब्दों में उन मर्म बिंदुओं को भी छुआ। तो हमें चूंकि वो क्रिटिकल है और हर कोई तन्मात्राएं बिना तन्मात्रा साधना के विज्ञान में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता और अस्थित प्रज्ञता की स्थिति नहीं आएगी। तो हमारे लाइफ जीवन को आनंद देते हैं तन्मात्राएं, लेकिन ये आनंद हमको बेहोश भी कर डालते हैं और लक्ष्य को भटका देते हैं। संसार के पांचों तत्वों से बने हुए जो किसी भी तरह का, चूंकि हर तत्व है और इसमें मैग्नेटिज्म है, आकर्षण तो होगा ही होगा। अब यह है कि हमारा लक्ष्य क्या था जीवन का, लक्ष्य में यदि ये सहयोगी है तो उसको हम हेल्प ले सकते हैं। आत्म विकास, मनुष्य में देवत्व को दे, हम अपना मैक्सिमम अपनी कॉन्शियसनेस लेयर का डेवलपमेंट करें। और दूसरा जो अपना हमारा सामाजिक स्तर है, पारिवारिक स्तर है और इकोलॉजिकल अपना जो सोच है, रिलेशन, इसको हम अधिक से अधिक बेटर कैसे बना सकते हैं ग्लोबल लेवल पर। आज तो विश्व बहुत ही छोटा हो गया है, क्योंकि आदमी की बुद्धि विज्ञान बहुत विकसित हो गया है। तो हम अपने आप को उसके घटक मान करके क्या कर सकते हैं। सत्संकल्प में भी दिया है कि अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। तो उसमें उस लक्ष्य तक यदि नहीं पहुंचे अपने आप और प्लस आउटर वर्ल्ड, तो ये तन्मात्राएं ही रुकावट बनती है। या तो सुने हुए शब्द परेशान करते हैं, अच्छे हों तो बार बार उधर खींचेंगे। खराब दिमाग में और चेतन मन में कोई खरोंच लाने वाला कहीं पर विवाद संवाद हो गया हो और उसमें अपने लगता है कि ईगो पर चोट पहुंची हो, तो अब जब तक से ईगो के केमिस्ट्री को नहीं समझेंगे, साइंस को, कि वो भी क्षणभंगुर है और उतार चढ़ाव वाला है, तो उस हालत में वो तन्मात्राएं परेशान करती हैं। वो शब्द परेशान करेंगे, वो रूप परेशान करेगा और या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर जाकर के ईर्षा, राग और द्वेष दोनों पैदा कर सकता है। सुखानुभूति हुई है तो रागत्व पैदा करेगा, दुखानुभूति किया है, अपने को पर चोट पहुंचाया है किसी तरीके से और उसको पूरा करने में रुकावट बना है, स्पीड ब्रेकर बना है यदि, तो वो द्वेष पैदा करेगा। और ये दोनों ही साधक के लिए बहुत ही वो एसिड है, एक तरीके से उसको गला देंगे, पर्सनालिटी को गलाएंगे दोनों। तो इस हालत में हटाने के लिए इसकी नश्वरता को समझना पड़ता है। संसार का कोई भी पदार्थ है यदि वो वेरिएबल है तो सत्य नहीं, क्योंकि सत्य कभी भी अपना स्वरूप नहीं बदलता। और इस कसौटी पर सिर्फ आत्मा ही, और जिसको हम परमात्मा तत्व कहें या ईश्वर तत्व कहें, तो उसी का चूंकि स्फुलिंग अपने भीतर में है, तो एक ऐसी सत्ता है जो किसी भी अवस्था में कभी भी वो चेंज नहीं होती है और अपना स्वरूप नहीं बदलती। तो उस अवस्था को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि प्रश्न हो अधिक अभी तो, और शोधास्तरीय प्रश्न हो तो अच्छा लगेगा। तो देखिए हैंड रेज है, तो अमन जी पहले खोलें। जी बाबूजी। हाँ विक्की भैया जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए जी। जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, एक मतलब प्रश्न नहीं है, उस पे आपसे और प्रकाश की आवश्यकता है बाबूजी। गुरुदेव लिखते हैं कि समर्पण से अभिप्राय विलय विसर्जन से, समर्पण भक्त के निष्ठा की परख है। एक संत ने कहा समर्पण का अर्थ है मन अपना विचार इष्ट के, हृदय अपना भावनाएं इष्ट के। ये वाला बाबूजी जो लाइन है, मन अपना विचार इष्ट के, हृदय अपना भावनाएं इष्ट के,
तो इसमें हम लोग तन्मात्रा का अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मन ही तो सारी रसानुभूति को लेता है, पूरे तन्मात्राओं में हमेशा निरत रहता है, कुछ भी में पर लगा रहता है। तो मन अपना हो विचार इष्ट के, हृदय अपना भावनाएं इष्ट के। इस पे थोड़ा सा आपसे बाबूजी और सुनने की इच्छा। इसको हम लोग समझने के लिए दो भाग में इसको बांटते हैं मन को, एक व्यष्टि मन और एक समष्टि मन। तो मन तो चूंकि आकाश तत्व की तरह है और वो ब्रेन को माध्यम बनाता है, कहीं प्रकट होना होगा तो जो अपनी सोचने समझने की प्रणाली है उसको माध्यम बनाएगा, लैंड करता है वहां पर। तो यदि हमने अपने आप को नहीं रिफाइंड किया, ब्रेन क्रेनियल सिस्टम को, अपने लिम्बिक सिस्टम, चेतन और चेतन संबंधों को, तो ये पार्ट्स पुर्जे बढ़िया से रिसीव नहीं कर पाते हैं समष्टि चेतना के मन को। तो कहा जाएगा कि लोटे में भरा हुआ जो पानी है वो लोटे का ही पानी कहलाएगा। तो अपने मन को यदि हम ट्यूनिंग कर दें समष्टि मन के साथ में, तो वो कोई भी प्लानिंग करता है ईश्वर, तो उसका साम्राज्य जो कि अनंत ब्रह्मांडों तक है, दूर तक दूरगामी दूरदर्शिता के आधार पर अपना डिसीजन सोच लेता है। और हमारी सोच होती है जो कि छोटे मीन माइंडेडनेस वाला होता है, स्वार्थ परक होगा। तो ये हमें को भी बौंजाई करेगा। यही कारण है कि जीव भाव शिव भाव में नहीं बदल पाता। तो जीवत्व को शिवत्व में बदलने के लिए तो कुंडलिनी जागरण के क्रम में, जागरण का मतलब होता है कि अपने रेंज को बढ़ाना। तो जैसे ही उसमें अपने मन को क्षुद्रता को महानता से जोड़ना, जो शब्द बोलते हैं, तो उसी तरीके से इसको कहा गया है कि अपने मन को, अपना तो मन है, क्योंकि सोचने की प्रणाली तो जीव कर रहा है अपने ढंग का। हम जैसे चाहे सोच सकते हैं, घर के बारे में, इधर के बारे में, अध्यात्म के बारे में, राजनीति के बारे में, जो भी मन में आ रहा है अपने संस्कार के आधार पर बुझ निकालते रहता है। तो अब रह गया है कि वो अपने हाथ में है जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो उसको यदि हमने विचार किसका सोचे तो, लेकिन चूंकि यह मन है उसका हिस्सा है, तो हम बराबर अपने काम में क्यों ले? ठीक है, अपने काम में भी ले लें, सरकारी गाड़ी मिली हुई, मन मिल गया है तो, लेकिन किसी और काम के भी तो मिला है, तो उसके ढंग से सोच रहा है कि नहीं? जो ईश्वर सबका कल्याण चाहता है, सबका भला चाहता है और दूर तक सोच रहा है और देख रहा है कि आत्मा के अधीन में मन काम कर रहा है कि मन अपनी स्वतंत्र सत्ता बना करके आत्मा पर अटैक कर रहा है। तो अपना मन है, यानी सोचने समझने की प्रणाली, इसको हम ग्लोबलाइज करें या समष्टि मन से जोड़ें हर एक हृदयों में, हर एक प्राणियों में। हृदय तो, हृदय शब्द यहाँ पर भावनाओं के लिए, विचार के साथ जो भावनाएं हैं, तो हमारी भावनाएं समष्टि भाव के साथ जुड़ रही कि नहीं? ईश्वर शत्रु और मित्र में एक समान भाव रखता है, और हमारा हृदय है तो कहीं न कहीं पर एक प्रच्छन्न स्थिति में रह जाता है। तो हृदय अपना हो लेकिन भाव उसका हो। तो यह यहाँ पर ये सरलता से इसको हम समझ सकते हैं। हमें लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं बाबूजी। अब उसमें जो अभी आपने जो पहला, मतलब मेरे प्रश्न से पहले, प्रकाश डालने से पहले आपने ईगो की बात की थी, वो बहुत बाधा पहुंचाती है। हाँ, तो ईगो, अपने ईगो को समष्टि ईगो से जोड़ना तो बाधा नहीं पहुंचाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ, ईगो बड़ा हो जाएगा। तो ईगो यदि बड़ा हो गया तो अध्यात्म बन जाएगा। तो अभिमान स्वाभिमान में बदल जाता है। राम स्वाभिमानी है, श्याम स्वाभिमानी। तो एक है पूज्य गुरुदेव की पुस्तक, उसका हेडिंग हमको बहुत आकर्षित किया है और उसको हमने पढ़ा। उनका उस सब्जेक्ट था उस बुक का पतला ही कि अहंकार योग की साधना। अरे अहंकार को आदमी कहता है हटाओ, तो अहंकार का भी जो कह रहा है उसको बढ़ाओ। तो इन्होंने भी बड़े अटपटे कबीर की शैली में भी कुछ शीर्षक रखे हैं। तो उसको, और यही होता है चक्रों के वेधन में। कुंडलिनी चक्र का जो वेधन है सारे ईगो के चक्र हैं, और चक्रवात है, सब ईगो है, अपनी मान्यताएं हैं जो कि छोटे रेंज में काम कर रही। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब होता है कि अपलिफ्ट करो, टुवर्ड्स सहस्रार की तरफ बढ़ो। वो इनफाइनाइट ईगो है वहां पर। तो यह है, तो हमने हर एक शब्द में ईश्वर है, हर अक्षर में है। तो
अब घृणा है तो घृणा तो ठीक है छोड़ें, लेकिन घृणा को बचा के भी रखनी चाहिए, क्योंकि अपने हरामखोरी और कामचोरी के प्रति घृणा ना हुई तो फिर हरामखोर कामचोर हम बने रह जाएंगे। तो हर शब्दों के गुड यूज मिसयूज पर निर्भर करता है, क्योंकि शब्द अपने आप में ब्रह्म है। तो ये विचार प्रणाली हो तो ठीक है, मजा आ जाएगा। तो साधना अपने आप में एक बहुत ही आनंदमय गेम है, लेकिन वो आत्मिक विकास के लिए हो। तो फिर विश्व के सारे प्रैक्टिकल करने की छूट दिया है ऋषियों ने। यद्वा तद्वा तदुक्षति पुरुषार्थ। चाहे जैसे भी हो, वेरिएबल पदार्थों के प्रति अति आसक्ति को कम करके इन वेरिएबल प्रति अति आसक्ति को बढ़ा दो। आसक्ति को भी नहीं घटाया गया, यहाँ कुछ भी नहीं चेंज किया गया है, सिर्फ डेप्थनेस ली गई है और बियॉन्ड बढ़ा दिया गया है। तो वही विराट हो जाता है। यदि प्रेम सीमित दायरे में हो तो मोह कहलाएगा, और वही दायरा बढ़ा दीजिए तो उदार भक्ति भावना कहलाता। जी जी ये है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम। जी बाबूजी, इसमें नितिन भैया का प्रश्न है, तन्मात्रा साधना का आकाश तत्व और मन का आकाश तत्व, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, तन्मात्रा साधना तत्वात्मक आकाश है, जैसे कि विशुद्धि चक्र, तो ये तत्वात्मक आकाश है। इसका हंग बीज, एक बहुत भी प्रश्न आया था उनका कि इसमें इसका हंग है, और आज्ञा चक्र में भी हंग है। तो वो चेतनात्मक आकाश है, चीता आकाश उसको बोलते हैं। इस आकाश में तो तरंगे हैं, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा तरंगे और गामा रेडिएशंस दौड़ते रहते हैं। इसमें सूक्ष्म होगा तो ऊर्जा के रूप में आएगा, या पदार्थ है तो सारे ग्रह नक्षत्र दौड़ रहे हैं। इसमें विचार प्रणाली नहीं है शामिल, और उस विचार प्रणाली में जो महत तत्व है, तो यहाँ महत तत्व वाला आकाश है। ये आकाश, चिताकाश, चिदाकाश, ये सारी आकाश की यात्रा शुरू हो जाती है यहीं से। क्योंकि एक आज्ञा चक्र वाला आकाश आएगा, फिर एक सहस्रार चक्र वाला भी आकाश आएगा, क्योंकि इधर सुपर में आकाश के भीतर में आकाश ही घुल सकता है, पदार्थ कैसे हर जगह फैलेगा। तो उसके ऊपर है आकाश तत्व में। तो मन वाला है, महत तत्व है, वो समष्टि मन की सोचने वाला, हर जगह नहीं हो सकता। और जब विचार ये उठाएगा, यदि ये तरंगे होती है तो तरंग का मतलब होता है कोई ना कोई पार्टिकल है, तभी तो दौड़ रहा है। तो क्या किस तौर में दौड़ रहा है? प्रकाश तरंग है, इसका मतलब कि फोटॉन एक खास लिनियर लाइन या वेव में टहल रहा है। तो दौड़ने का मतलब है कि पार्टिकल है कहीं ना कहीं, और जो सर्वव्यापी हो जाएगा तो उसकी दौड़ खत्म हो जाएगी। अब कहाँ दौड़ेगा? कोई स्पेसी नहीं बचा है उसको। तो बिनुपक चलाए सुनाई बिनुकाना, इन शब्दों का ऐसे रखा है उन्होंने। तो हमें लगता है कि कुछ स्पष्ट हुआ होगा। जी देखिए, हैंडरेज है। हाँ बाबूजी, एक और प्रश्न है सत्यपाल जी का। इसमें नितिन आहूजा जी कुछ कहना है क्या? उनका हैंडरेज। जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी जी, प्रणाम बाबूजी। ओके, प्रणाम। जी बाबूजी, आपने लास्ट टाइम एक चीज और बताई थी कि जो मन की नोक पर जो प्राण जो है वो ट्रेवल करता है। तो हम जैसे जो है वो मन को हम जो है शरीर के विभिन्न अंगों पर या चक्रों पर लेकर के जाते हैं, तो हम ऐसा पाते हैं कि जो है ना, मन की जो नोक है वो नहीं आ पा रही है। हमें लगता है कि जैसे कि किसी एरिया पर ध्यान जा रहा है तो उसके आसपास वाले जगह पर भी एरिया, मतलब वहां पर भी ध्यान जाता है। तो उसके अंदर जैसे कि और थोड़ा गहराई आई जाए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। मन का कोई नोक नहीं होता है। तो आकाश है तो आकाश का नोक क्या होगा? तो वहां उसको नोक कहते हैं सब्जेक्ट को। जो सब्जेक्ट है किसी बिंदु पर सोच रहे हैं तो कन्वर्ज होकर के थॉट एक बिंदु पर सोचने लगा, और उसे सर्वव्यापक तो स्थिति में रहेगा तो आकाश के रूप में रहेगा वो। तो किसी सब्जेक्ट पर जब मन का स्वभाव है कि सब्जेक्ट चेंज करते रहता है। आज इसे तन्मात्रा साधना बात आई, संजय जी ने बड़ा अच्छा उसको कोशिश किया गंधों के बारे में। तो उसको थोड़ा टच करते हैं हम कि विभिन्न तरह के गंधों को सूंघते चलने से तो कोई बात बनी नहीं। अच्छा, अब यह है कि इस गंध में काटे कैसे। अब देखिए, मछली के गंध का अच्छा उदाहरण है कि पहले बदबू आता था, उसमें हमको नाक में रुमाल रखना पड़ता था। अब उसी रोड से गुजरते हैं तो यूं ही निकल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं पड़ती। इसका मतलब है इसके पास जो हेट वाला पॉइंट था, नॉलेज बढ़ा है। नॉलेज बढ़ेगा तभी उसके प्रति उदार दृष्टि आएगी। ठीक है,
और चूंकि सब्जेक्ट चेंज किया है वहां पर, जहां पर मैले कुचैले स्थान पर आप जहां बदबू आ रही हो वहां पर जाएंगे शुरू में तो एक साइड रिएक्शन होता है, क्योंकि साइड इफेक्ट वहां पर चेंज हुआ है, माहौल चेंज हुआ है, तो शुरू में ये झटका देगा। लेकिन क्योंकि मन का स्वभाव है कि दूसरे सब्जेक्ट को बदल देता है, वहां पर रह के घर की बात सोचने लगेंगे तो वो उधर भाग जाएगा और यहाँ पर मछली वाले इसके गंधों को छोड़ देगा वो, इसलिए वो गायब हो गया था और एडजस्टमेंट आ गई थी। तो प्राण उधर गया था और प्राण जहां पर अटैच होगा, क्योंकि प्राण में ऑब्जेक्ट भी रहता है और कॉन्शसनेस भी रहता है, दोनों मिले रहता है, तो थॉट सब्जेक्ट बदलेगा तो उसके बारे में फिर सोचने लगता है, तो इसकी भुलकड़ी आ जाती। कहीं पर ऐसे स्टेशनों पर मैले कुचैले जगह पर रहते हैं, आपको बाथरूम की जरूरत पड़ रही है, जाए तो शुरू में लगता है कि कितना बदबू आ गया, गंध जैसा अनटलेबल कभी कभी लगने लगता है। क्योंकि वहां पर 1 मिनट बिताना है, तो फिर एडजस्ट कर जाता है। वहां पर एडजस्टमेंट का कारण ये नहीं कि उसका गंध कम हो गया, माइंड फ्लक्चुएट कर गया है और वहां पर रह के कुछ और बातें सोचने लगा है। तो अब रह गई बात में कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, तो कोई वस्तु सड़ रही है तो साफ है कि उसके अलग गंध आएंगे, टूट फूट ब्रेकेज हो रहा है उसमें से परमाणुओं में, हाइड्रोजन सल्फाइड का अलग आ जाएगा, ऑक्सीजन का अलग आएगा, नाइट्रस का अलग आता है, इससे तो सबके अलग अलग स्मेल आने का मतलब, सड़े अंडे का अलग आएगा। ये अलग आने का मतलब है कि उसके परमाणुओं में जो क्रिएशन हुआ है वो गंध कंडेंस्ड हो जाता है तो पदार्थ बन जाता है। तो इससे हमें जानी चाहिए कि कहाँ पर क्या है। बदबू आ रही तो समझ जाना चाहिए कि उस लेयर में गंदगी है और हमें उस लेयर में कुछ काम करने होंगे, प्लांटेशन लगाने होंगे, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि सामान्य आदमी बस्ती बना सके, रह सके। और उसके लिए ये इकोलॉजी के अनुसार तो होगा ही होगा, वस्तुएं सड़ेंगे, गलेंगे, खाद बनेंगे तो आएगी ही प्रक्रिया। तो पदार्थ जब चेंजेज होते हैं तो उस अवस्था में वो सारे उसके रिएक्शंस आते हैं। जो साइंस से बढ़ते जाता है तो ये मन की गति वो नॉर्मल होते जाती है, इसलिए मनोमय के ऊपर विज्ञान में रखा गया। किसके गंध है, कहीं पर कपड़ा जल रहा है तो उसके अलग गंध आएगी, दूध जल रहा है तो अलग गंध आएगी। तो यदि सेव है दिमाग में दूध के गंध का, क्योंकि अधिक सेव रहता है घर में खाना बनाना, तो आदमी कह देता है किसी के यहाँ दूध जल रहा है। तो यदि नहीं सेव रहता तो बात में उसको सूचना नहीं दे पाता, देखिए कहीं लगता है किसी का दूध जल रहा। तो वो भी जरूरी है कि रिकॉल कर लिया और पहचान लिया, एक सिद्धि है ये सब। पदार्थों के साथ सिद्धियां जुड़ी रहती है, क्योंकि पदार्थ वेरिएबल होते हैं और चूंकि सारे वेरिएबल्स हैं तो हम उसमें आसक्त क्यों हो। लाइफ के जर्नी में जहां पर बोरियत हो रही थी तो थोड़ा सा सुगंध का आनंद ले लिया, थोड़ा सा रिक्रिएशन कर लिया, सिर्फ रिक्रिएशन भर के लिए संसार है, और ताकि जीवन उबाऊ न लगे। और जहां उसमें फंसे तो अपनी जर्नी रुकी, लाइफ का गोल समाप्त हो गया, और उसको स्लिपरी स्प्राल के रूप में ये सब काम आते हैं। तो इसलिए फिसलन वाले जगहों पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि कैसे स्टेप रखना है, क्या करना है कि हमारी जर्नी मत ब्रेक हो जाए। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो मन की नोक जो है वो सब्जेक्ट का जो है ज्ञान ही है। मतलब अगर हमें जो है मन के माध्यम से अगर हमें ध्यान में गहराई बढ़ानी है तो हमें सब्जेक्ट के ज्ञान में भी गहराई बढ़ानी होगी, ये समझ सकते हैं इसको हम, या कुछ और भी कारण है? फोकस टू द सब्जेक्ट। अब मन का स्वभाव ही है कि वो आगे दौड़ेगा, वो अपनी गति बनाए रखता है विचारों का। तो यदि फोकस किए तो उसमें अपने आप गहराई में जाएगा, क्योंकि वो अपनी गति को नहीं रोकता। तो उसके गहराई में जाएगा तो सब्जेक्ट की सारी जानकारी रिसर्च स्कॉलर बन जाएंगे। तो सब्जेक्ट को कहा जाता है नोक। किस विषय के बारे में सोच रहा है, तो विषय ही उसका पॉइंट हुआ। पॉइंट नहीं, कौन से बिंदु पर बातचीत चल रही, वहां पर मीटिंग हो रहा है लेकिन कौन से बिंदु पर, तो वही बिंदु भी तो पॉइंट कहलाएगा, यानी कौन से सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है। जी बाबूजी, अभी इसमें जो है ना दिक्कत ये आती है कि जैसे कि ना हम किसी चक्रों पे ध्यान कर रहे हैं, तो चक्रों के बारे में जो हमारा ज्ञान है वो तो सीमित है, पर जो है चक्रों में अपने आप में भी अनंत ज्ञान छिपा हुआ है। तो उस अनंत ज्ञान को वो अपने आप ही वो ज्ञान निकल करके आए, तो इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं हम भी? हाँ, उसी सब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमें लेनी पड़ी। जैसे गुलाब के बारे में जानना हो तो गुलाब कितने वेराइटी के होते हो, तो उस गुलाब को देखते रहिए, आप मन दौड़ते रहे। तो टहलते फिरते हम लोग ऐसे भी देखें, फिर कुछ लिटरेचर पढ़िए, स्वाध्याय इसलिए जरूरी होता है। पूरे विश्व के कितने अब तक से गुलाब की प्रजातियां मिली है,
उसकी दमदम प्रजातियां है, फिर जाकर गुलाब से क्या क्या बनता है, गुलाब जल कैसे बनता होगा, उसकी कटिंग बडिंग, डॉक्टर बर्बाइन के गार्डन के गुलाब बिना कांटे के होते थे, तो इस वही उसी प्लांट कहीं और लगा लेता था आदमी, तो उसमें कांटे आ जाते थे। तो उसके बारे में अधिक से अधिक सोचेंगे तो वो अपने आप में बिल्कुल ही पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा उसमें। जी जी बाबू जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, सत्य जगह घुला हुआ है, तो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ गहराई जाएगा और उसको थोड़ा स्पेस बनाएगा तो ईश्वर दिख जाएगा। जी जी समझ में आ गया बाबू, धन्यवाद। जी ठीक है, कुछ चैटिंग में है तो बोल जी दीजिए। बाबू लेकिन जी, सत्यपाल जी का प्रश्न है कि गृहस्थ के लिए आनंद से अखंडानंद की ओर जाने का सुगम सरल मार्ग क्या हो सकता है? सबसे बढ़िया सरल मार्ग तो हमको लगा आत्मीयता। बस आत्मीयता का विस्तार जितना होगा वो इससे सरल मार्ग है ही नहीं कहीं। आत्मीयता की खेती किया जाए, आत्मीयता बढ़ाओ जाए, मान कि काइंड हार्टेड बनना, ये सबसे सरल उपाय है, काइंड हार्टेड। तो ये है कि बच्चों पर उसकी इमोशन को हम समझें, घर परिवार में पत्नी है तो उनकी भावनाओं का कदर करें, बच्चों की भावनाओं का कदर करें, अपने विचार को हमेशा थोपे मत उन लोगों पर। तो वो उनके उनके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे तो अपने आप को घर भी परिवार सुखमय होगा, और साफ जाहिर है कि मम्मी पापा बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे तो बेटर ही सलाह देंगे, अन्यों से जरूर बेटर सलाह देंगे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड का मतलब उसके भी इमोशन को हम समझें, उसकी सोच अपनी है, डिक्शनरी अपनी है, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, और इस तरीके से वो अपनी सोच लेकर के बाहर से फ्रेंड सर्किल से आएंगे। तो जब तक से उनके प्रति हम बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाएंगे, तो बेस्ट फ्रेंड बनना ही सत्य को पाना हुआ। और अपने फ्रेंडली कोई बात है तो रखा जा सकता है, दोनों खुलकर चर्चा भी कर सकते हैं आपस में, तो घर परिवार सो इसलिए हंसती हंसाती जिंदगी ही सार्थक है जो कहा है, तो हल्की फुल्की मनस्थिति बना के रखना। तो ये बढ़िया है कि हम अपने प्रेम के दायरा को बढ़ावें, सब्जियों से, उससे, हर चीज से प्रेम करें, अपने थाली बर्तन लोही, जहाँ प्रेम करेंगे तो स्वच्छता रखेंगे उसको, सर सफाई, कपड़े धोए तो बढ़िया से उसको हमने झाड़ा कि नहीं, और उसमें कुछ श्रिंकिंग न रह जाए, उसको ऐसा किया कि नहीं। तो ये है कि हर चीज प्यार खोजता है, अपना घर परिवार स्टडी रूम हर सब प्यार खोजेंगे, गमले में पौधे लगा दिए या फिर उसमें पानी नहीं डालो, प्यार खोजता है ना, लोग वेट करता है रोज, जब लाए हैं तो उसको रिस्पेक्ट दें। जी ठीक है, धन्यवाद। टाइम हो गया है तो हम लोग इसको ऑफ करें। जी जी बाबू जी, तो शांति पाठ के साथ में इसको समाप्त कर सकते हैं। आइए सभी लोग शांति पाठ करें, सभी ऋषि सत्ताओं का धन्यवाद करते हुए। ओम शांति शांति शांति। आज के पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए आप सभी को बहुत धन्यवाद। बाबू जी को प्रणाम।